हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी मंत्र 3.0 में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो कौन सा अंग है जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। तो जो लीवर है या जिगर, यह क्या हो सकता है, पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। और लीवर ही जो हमारे शरीर का सेकंड सबसे बड़ा अंग है। त्वचा फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे सबसे बड़ा अंग कौन है, त्वचा, और सेकंड पे कौन है, लीवर या जिगर। और जो लीवर ही है यह जो पित्त रस का क्या करता है, ये स्त्रावण करता है। पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, लीवर करता है। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हवा के परागण को क्या कहा जाता है। तो हवा के परागण को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है हवा के परागण को। और जो जल द्वारा परागण होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। जल द्वारा जो परागण होता है उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और हवा के द्वारा जो होता है उसे क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहा जाता है। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। सकारात्मक का मतलब क्या होता है कि धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज। धनात्मक या पॉजिटिव आवेश किस में होता है, तो जो प्रोटॉन है इनमें क्या होता है, प्रोटॉन में क्या होता है, धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होते हैं, इसमें शून्य आवेश होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, जो क्लोरीन है यह रंगहीन एवं गंधहीन गैस नहीं है। इसका जो कलर होता है, इसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का, पीले एवं हरे रंग की होती है क्लोरीन गैस। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% तक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। और सबसे हल्की गैस की बात करें तो सबसे हल्की गैस कौन कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन होती है। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है वह हड्डी रोग से संबंधित है। और यह जो रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, यह किस में होता है, वयस्क में होता है, वयस्क मनुष्य में होता है। और हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और जो हड्डियों का कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं, हड्डियों के कैंसर को क्या कहा जाता है, सार्कोमास कहा जाता है। हड्डियों के कैंसर को सार्कोमास कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है, हड्डी रोग से संबंधित है। देखते हैं छठवां क्वेश्चन। खालिस्तान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो जो हमारी एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह कैसी होती है, एलपीजी गैस, यह गंधहीन गैस होती है, गंधहीन गैस होती है। परंतु जब गैस लीकेज हो, इसका हमें पता चलने के लिए इसमें क्या मिलाए जाते हैं, सल्फ़र के यौगिक मिलाए जाते हैं। सल्फ़र के यौगिक वो भी कौन कौन से, इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल मरकप्टेन मिलाए जाते हैं सल्फ़र के यौगिक, जिससे कि गैस जब लीक होती है तो इससे हमें गैस लीक होने का पता चल सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ़र के यौगिक मिलाए जाते हैं इसमें। सातवां क्वेश्चन है, दबाव को खालिस्तान से नापा जाता है। तो जो दबाव होता है, दबाव ये क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दबाव क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बल और क्षेत्रफल किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, बल एवं क्षेत्रफल दोनों है। तो दबाव को बल और क्षेत्रफल से नापा जाता है। देखते हैं आठवां क्वेश्चन। माचिस की तीलियों में खालिस्तान होता है। तो माचिस की तीलियों में कौन सा फास्फोरस होता है, और फास्फोरस कौन सा, लाल फास्फोरस होता है माचिस की तीलियों में। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी खालिस्तान है। तो सामान्य आँख के लिए कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। जब भी हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखेंगे
तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यदि इससे पास वस्तु रहेगी तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो इसका सही आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कि चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक और या चिकन पॉक्स जो है ये वेरियोला वायरस के कारण होता है। और चेचक में क्या होता है, इसमें जो मनुष्य को बुखार आता है और त्वचा पर लाल दाने बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, चेचक में बुखार आता है और त्वचा में छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं। तो ये किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक विद ने उत्प्लावक बल या इंग्लिश में बोलेंगे इसको बॉयंट फोर्स के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो जो उत्प्लावक बल या उत्प्लावक सिद्धांत की व्याख्या किसने की है? आर्किमिडीज ने। तो उत्प्लावक बल क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु, ये पानी है, जब भी कोई वस्तु, मान लेते हैं ये बॉल है, जब भी कोई वस्तु पानी में पूरी या आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो पानी भी वस्तु पर कुछ ना कुछ बल लगाता है। तो पानी के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, या जल के द्वारा या द्रव के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल या बुओयंट फोर्स कहलाता है। तो इसका सही आंसर आर्किमिडीज ने इस बल की व्याख्या की थी या इस सिद्धांत को दिया था। उत्प्लावक सिद्धांत को किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। देखते हैं 12वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो जो हाइड्रोजन है यह नोबल गैस नहीं है। टोटल कितनी नोबल गैस है? टोटल जो है 6 नोबल गैस होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हीलियम होती है, हीलियम के बाद आर्गन, आर्गन के बाद नियान, नियान के बाद रेडान, रेडान के बाद क्रिप्टॉन और होती है जीनॉन। ये टोटल कितनी? 6 कौन सी नोबल गैस होती है। ये नोबल गैसों को क्या अक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य गैसों से क्या क्रिया नहीं करती, इसलिए इनको अक्रिय गैस या शून्य गैस से भी कहा जाता है। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है नोबल गैस नहीं है। देखते हैं 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो जो टाइटेनियम है ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये तीनों क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है। और जो थोरियम है ये हमारे भारत में कहाँ पर? जो केरल है, केरल में जो सैंड पाई जाती है, सैंड या जिसको बोलते हैं क्या? रेत, उसमें भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। प्लूटोनियम जो जापान पे जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा या गिराए गए थे, वो किससे बने थे? प्लूटोनियम से बने थे। और जो यूरेनियम है ये भी क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है। जो टाइटेनियम है ये क्या है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। इसका उपयोग क्या होता है? भारी जो लोह या भारी स्टील की जो वो रहते हैं, क्या बोलते हैं वो, धातुएं वगैरह, इनको बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो सरीसृप वर्ग से संबंधित कौन नहीं है? तो सरीसृप में कौन कौन से आते हैं? जो जानवर रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं? रेंग कर चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। तो जो मगरमच्छ, सांप और कछुआ, और इसमें एक और क्या आ गया? घड़ियाल, ये सब कैसे? जो रेंग कर चलते हैं, इसलिए इनको किस में रखा गया? सरीसृप वर्ग में। इसमें क्या नहीं आएगा? मेंढक नहीं आएगा। ये किस में आता है? ये होता है उभयचर होता है। उभयचर मतलब यह स्थल और जल, स्थल और जल दोनों में रह सकता है, इसलिए इसको उभयचर कहा जाता है। ये इसमें सरीसृप वर्ग में नहीं आता है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो जो विद्युत प्रवाह है इसको मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। और जो विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। और जो वोल्ट मीटर है इसका विभव या विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है विभव या विभवांतर को मापने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उस वस्तु के भार का खाली स्थान होता है। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार का कितना होता है? 1/6 होता है। मान लेते हैं पृथ्वी पर, अर्थ पर
किसी व्यक्ति का वजन कितना है या भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर, मून पर उसका भार कितना होगा, 60 का 1/6, मतलब कितना हो जाएगा, 10 kg भार हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका क्या हो जाएगा, 10 किलो भार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है। तो धातुओं में एक तो तन्यता, प्रतिधन्यता या चालकता या आघातवर्धनीयता, ये चारों गुण किस में पाए जाते हैं, धातु में। परंतु जो धातुओं के पत्थर या फाइल बनाने में आसानी होती है, ये उनका कौन सा गुण होता है, आघातवर्धनीयता। यह क्या होता है, यह इसको बोलते हैं मेलेबिलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है, सोना होती है। फिर उसके बाद कौन आता है, चांदी। तो सोना है, इसकी हम सबसे ज़्यादा बारीक क्या बना सकते हैं, इसके चद्दर बना सकते हैं या फॉइल बनाई जा सकती है सबसे पतली। तो सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता कौन, सोना होता है, फिर चांदी होता है। तो आघातवर्धनीयता गुण के कारण धातुओं को क्या बनाए जाते हैं, पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। मछलियों के हृदय खालिस्तान कक्ष में होते हैं। तो मछलियों का जो हृदय है ये 2 कक्षों में बटे होते हैं। और जो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य का हृदय कितने 4 कक्षों में बटा होता है। और जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच, इसका जो हृदय है ये कितने 13 कक्ष में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो मछलियों का हृदय है जो होते हैं ओनली 2 भाग में बटे हुए रहते हैं या 2 कक्ष में बटे रहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर किसने, मोसले ने इनको तत्वों को वर्गीकृत किया। मोसले ने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी और उसमें ही जो तत्वों को किसके आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको तत्वों को रखा गया था आधुनिक आवर्त सारणी में। और जो पहली बार आवर्त सारणी, जो इससे पहले मोसले से पहले आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मेंडलीव ने। परंतु इसने परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास के हिसाब से किसको, तत्वों को आवर्त सारणी में रखा था। और परमाणु संख्या के आधार पर किसने रखा था, मोसले ने। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क है कौन सा है, सिनेबार है। और इसका क्या सूत्र होता है, HgS। पारे का जो अयस्क है कौन सा, सिनेबार होता है। बॉक्साइट जो है ये किसका है, यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।